नमस्कार और फिर से स्वागत है आप सबका ग्रोथमोंट यूपीएससी के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 16 जून 2021 के दूसरे सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। प्रथम सत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात की थी जिसमें क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार से लेकर कैसे उसका विकास हुआ, उस पूरे मुद्दे के ऊपर, उस पूरी समय रेखा के ऊपर हमने चर्चा की, जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक था। आज दूसरे सेशन में एक अलग टॉपिक के बारे में, एक अलग विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोरोना से संबंधी है। कोरोना महामारी, जो हमें मालूम है कि काफ़ी सारे वेरिएंट्स पूरे विश्व में इसके सामने आ गए और ऐसे वेरिएंट्स के जो रोग प्रतिकारक शक्ति को खत्म करे, जो ज़्यादा संचारी हो, जो ज़्यादा मारक हो, घातक हो, वहीं जो वैक्सीन की जो क्षमता है उसको भी कम करे। तो इन सारी चीज़ों में जो एक संकट है वो हमें यहाँ इस पर्टिकुलर लेख के द्वारा हमें मालूम पड़ता है, पर्टिकुलर लेख के द्वारा हमें बताने की कोशिश की गई है। जैसे आपको इसका टाइटल दृश्यमान है, ब्रेजिंग फॉर द थ्रेट, यानी कि जो एक घातक परिस्थिति है वो हमारे ऊपर मंडरा रही है और किसी भी वक्त इस घातक परिस्थिति का सामना मनुष्य को करना पड़ेगा या करना हो सकता है। ऑन द अदर साइड दो इमेजेस है। ऊपर की इमेज जो है वो कोरोना के नए नए वेरिएंट्स जो है उनके बारे में कुछ जानकारी हमें देती है। जैसे पब्लिक प्लेस में एक होर्डिंग लगा है जिसमें कोविड का न्यू वेरिएंट, जो कि एक प्रकार से जाहिरात की जा रही है, एक प्रकार से विज्ञापन है कि कोविड जो है वो मात्र और मात्र एक वायरस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मगर इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स है। जो म्यूटेशन हो रहा है उस म्यूटेशन में इसके कई प्रकार सामने आ रहा है, उसका जिक्र हुआ है। और नीचे जो नया भारत में जो एक नया वेरिएंट है जो कि डेल्टा वेरिएंट का है, जिसे प्रथम भारतीय वेरिएंट के नाम से जाना जाता था, मगर फिर उसके बाद वैश्विक स्तर पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे नाम दिए गए ताकि कोई भी प्रकार का जो है अब्यूज ना हो, कोई भी देश को लेकर कोई भी जो है वाद विवाद ना हो। तो ये उस वेरिएंट का फोटोग्राफ है जो हमें दृश्यमान है और इस वेरिएंट को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। इसका सबसे जो है छोटा नाम है वो है AY1, जो कि डेल्टा का ही एक प्रकार है, डेल्टा का ही एक म्यूटेशन है और एक इवोल्यूशन के प्रक्रिया के तहत ये बना है और घातक और संचारी व वैक्सीन पोटेंट साबित हो सकता है, जो आज इस चर्चा के केंद्र में है। प्लस अगर डिजिटल रेप्लिका की बात करें तो ये आज के लेख की डिजिटल रेप्लिका है, द हिंदू का ही लेख है, अच्छा लेख है, मगर माहितियाँ जो है वो तथ्यात्मक है और यहाँ जो संदेश दिया गया है वो चेतावनीपूर्ण है, चेतावनी देने वाला, वार्निंग देने वाला यहाँ मैसेज दिया गया है। तो एक प्रकार से थोड़ा सा अलग किस्म का आज का यह संपादकीय लेख है। रही बात इसके एग्जाम रिलेवेंस की, तो दो जो है विषयों के साथ हम इसको रिलेवेंट कर सकते हैं। सबसे प्रथम विषय है GS पेपर 2 का इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, उसमें हेल्थ, क्योंकि ये आज महामारी की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो दूसरा विषय है वो है गवर्नेंस का, उसमें हम लोग पेंडेमिक मैनेजमेंट कह सकते हैं, पेंडेमिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के ये दो विषयों के साथ मुख्यतः GS पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर के साथ यह आज का विषय जो है वो जुड़ा हुआ है। देखेंगे पूरी चर्चा। आमतौर पे यह हमारा एजेंडा रहता है, कार्यसूची रहती है इस पर्टिकुलर सेशन की, एडिटोरियल एनालिसिस की, जिसमें सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष के बाद जो कोई महत्वपूर्ण बातें हो जो लेख में हो, लेखक के द्वारा में दी गई हो, लेखक का अपना संशोधन हो, कुछ आंकड़े हो, तथ्यात्मक माहितियाँ हो, नई परिभाषाएं हो, उसका यहाँ जिक्र किया जाता है। और वहीं अगर लेख परीक्षालक्षी ना हो तो उसे परीक्षालक्षी बनाने के लिए ग्रोथमोंट यूपीएससी की टीम अपने इनपुट्स इसमें डालती है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च्ड एलिमेंट्स, यानी कि संशोधित तत्वों के रूप में। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन की बात करें तो तीनों के तीनों चरणों में हमें देखना है। बहुत ही आज की चर्चा इस सेशन की संक्षिप्त रहने वाली है, जो हम लोग यह 3 चरणों के तहत देखने वाले हैं। निष्कर्ष से शुरू करें तो देखिए, जो कोरोना की महामारी है वो महामारी लगभग आए हुए 1.5 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इन 1.5 वर्षों में काफ़ी सारे वेरिएंट्सों का जन्म हुआ, म्यूटेशन होता रहता है, म्यूटेशन एक निरंतर प्रक्रिया है, काफ़ी सारे वेरिएंट्स का जन्म यहाँ होता रहता है। तो उसी के तहत जो डेल्टा वेरिएंट था, जो कि मैंने आपको जिक्र किया, जो पहले भारतीय वेरिएंट के नाम से जाना जाता था,
यह डेल्टा वेरिएंट का एक नया वेरिएंट हमें मिला है जिसे AY1 कहते हैं या B.1.617.2.1 भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएंट और घातक है और संचारी है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा मारक है यानी कि घातक है, प्लस वैक्सीन पोटेंट है यानी कि इसके ऊपर वैक्सीन की असर जो है वो बहुत ही कम रहती है। तो ये अपने आप में एक चेतावनी है और आगे चलकर हमें हमारी सरकारों को ऐसे गवर्नेंस करना होगा, ऐसे पेंडेमिक मैनेजमेंट करना होगा कि ये जो म्यूटेशंस है जो कि इवोल्यूशन की प्रोसेस के तहत उत्पन्न होते हैं, उत्क्रांति की प्रोसेस के तहत या प्रक्रिया के तहत, उन्हें खत्म करना होगा, ट्रैक करना होगा, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से उन्हें नष्ट करना होगा। तो ये आज के इस पूरे लेख का सार है, डेल्टा वेरिएंट केंद्र में चर्चा के, और आगे चलकर हमारे पास आज क्या चीज़ें हैं, क्या संसाधन है, उनका कैसे प्रयोग किया जाए ऐसे म्यूटेशंस को, नए वेरिएंट्स को जो है रोकने के लिए, उसका यहाँ पूरा जिक्र किया गया है। तो ये बात रही निष्कर्ष की आज के इस लेख के। आगे बात करें महत्वपूर्ण बातों में, तो देखिए लेख की शुरुआत होती है कि 5 भारत की पॉपुलर लेबोरेटरीज यानी कि वैद्यशालाओं ने जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द डेटा ऑफ इन्फ्लुएंजा, फॉर द डेटा ऑफ एवरी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा, जो एक पूरा बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करता है, उनको भारत की 5 लेबोरेटरीज ने 5 labs of India gave information to global initiative information of AY1 variant in May itself। भारत की वैद्यशाला ने बता दिया, यह एक ग्लोबल लेवल पर काम करने वाली एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व भर के अलग अलग इन्फ्लुएंजा का जो डेटा है वो इकट्ठा करके रखता है। कैसे वायरस है, वायरसेस का नाम, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग, उनके वेरिएंट्स, ये सारी माहितियाँ हमें यहाँ से मिलती है, प्रति देश को मिलती है यहाँ से। तो यहाँ भारत की 5 लेबोरेटरीज ने यह जो माहिती है वो यहाँ रखी है कि आगे चलकर अगर कोई नई माहिती लेना आए तो उन्हें मालूम पड़े कि भाई भारत में जो डेल्टा वेरिएंट है उसका भी एक नया म्यूटेंट है जो हाजिर है भारत में ऑलरेडी। ऐसा रिपोर्ट यहाँ 5 लैब्स के द्वारा दिया गया है इस पर्टिकुलर संस्था को। अब अगर विश्व की बात करें तो पब्लिक हेल्थ बॉडी, पब्लिक हेल्थ या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, यह यूके की एक बॉडी है, यूके की हेल्थ मॉनिटरिंग बॉडी। इन्होंने भी यह बात की पुष्टि दी है कि हमारी रेपोजिटरी में कुल 63 जीनोम्स है, उनमें से जो 6 है, 6 जीनोम ये सारे जीनोम्स भारतीय वेरिएंट के हैं, या आज का नाम बोले तो डेल्टा। और डेल्टा में भी जो हमने AY का जिक्र किया ये बिल्कुल इसी प्रकार के है। और कहा जाता है कि यह वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट पाया गया था जिसे आज बीटा वेरिएंट कहते हैं, और उसका टेक्निकल नाम है K4179, K417N, आई एम सॉरी नॉट 9 बट K417N, ये इससे समानता रखता है। ठीक है, ये ऐसा वायरस है जो कि डेल्टा के जैसा ही खतरनाक है, पूरा विश्व इससे डर रहा है। WHO सहित सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज ने इस वेरिएंट के विरुद्ध एक चेतावनी घोषित की है और कहा है कि ये वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही वैक्सीन पोटेंट है, इन्फेक्शियस है, और साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया खतरनाक है यानी कि मारक है। तो कुल मिला के इसका जो संबंध है वो इसके साथ प्रस्तापित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों की जो गंभीरता है या ये दोनों की जो तीव्रता है उसमें कोई फर्क देखने को किसी को नहीं मिल रहा है। ये पहले कोरोना की पहली लहर में साउथ अफ्रीका में पाया गया था और इसे इसीलिए साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कहते थे, मगर जो हाल ही में नामकरण हुआ है उसके तहत इसे बेटा या बीटा वायरस कहा गया है।
जैसे भारतीय वायरस को वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट कहा गया है, वैसे इस वेरिएंट को बीटा वेरिएंट कहा गया है। देखिए यह जो सारी प्रक्रिया है अलग अलग वेरिएंट्स की, वो दरअसल म्यूटेशन की वजह से हो रही है। म्यूटेशन यानी कि एक प्रकार से रेप्लिकेशन होता है और ये निरंतर प्रोसेस है, यह अविरत प्रोसेस, चलने वाली प्रोसेस है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को वायरस दिया, ठीक है, कोई संक्रमित व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को वायरस दिया, तो जिसके शरीर में वायरस नया प्रवेश किया है वहाँ वो बहुत ही तेजी से बिलियंस ऑफ जो है नंबर्स में वो रेप्लिकेट होगा, ठीक है। उसकी फोटोकॉपियाँ बनेगी। अगर नॉन टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो उसकी फोटोकॉपियाँ बनेगी और उस फोटोकॉपियों में अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जरा सा भी जो है जरा सा भी टेम्पर हुआ, जरा सा भी उसमें फेरफार हुआ, तो उसमें से नया वेरिएंट जो है वो इमर्ज हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जब संक्रमण चल रहा है तब नए वेरिएंट्स उत्पन्न होने ही होने हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूटेशन की वजह से है। अब म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ संशोधित तत्वों में समझना है। जैसे मैंने आपको नॉन टेक्निकली बताया कि रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, और वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर। अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति ने किसी और को संक्रमण दिया, तो जिस व्यक्ति ने संक्रमण लिया है उसके शरीर में बहुत ही तेजी से नए नए कोरोना विषाणु जो है वो बनते जाएंगे, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। और यही म्यूटेशन में अगर कोई भी प्रोटीन जो है या कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसमें जरा सा भी फेरफार हो गया, देन इट विल बी कॉल्ड ए न्यू म्यूटेंट। न्यू म्यूटेंट। गंभीरता इस बात की है कि जो नए म्यूटेंट होते हैं, जो जन्म लेते हैं पुराने वेरिएंट्स में से, वे अपने आप में वैक्सीन पोटेंट होते हैं। वैक्सीन पोटेंट प्लस ज्यादा घातक होते हैं, यानी कि डेंजरस। मोर कम्युनिकेबल, ज्यादा संचारी होते हैं। मोर कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से यह नया म्यूटेंट ने भारत समेत पूरे विश्व को चिंता में रख दिया है। अभी तो तीसरी लहर की भारत तैयारी कर रहा है, और ऐसे में ऐसे नए वेरिएंट्स, तो तीसरी लहर का जो खतरा है वो मल्टीप्लिकेशन में अधिक गुना बढ़ने की संभावना है, जो चुनौती आज की सरकार, आज के नेतृत्व के सामने है। तो ये बात रही यहाँ म्यूटेशन की। दूसरा बिंदु हमें यहाँ समझना है संशोधित तत्वों में ही, वो कहता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग। देखिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है कि पिछले महामारियों में जब हम लड़ रहे थे तब हमारे पास संसाधन कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, आधुनिकता कम थी। अब आधुनिकता अपनी चरम सीमा के ऊपर है, टेक्नोलॉजी चरम सीमा के ऊपर है, तो यहाँ हमारे पास एक जीनोम सीक्वेंसिंग नामक टेक्नोलॉजी है। जीनोम सीक्वेंसिंग, इस जीनोम सीक्वेंसिंग से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे, ट्रैकिंग न्यू म्यूटेशंस, और इस तरीके से इसको ट्रैक करके हम इसे खत्म भी कर सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग एक वैज्ञानिक परिभाषा है जिसके तहत स्टडी ऑफ जीन्स किया जाता है। स्टडी ऑफ जीन्स किया जाता है, जिसका प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया जा सकता है कि किस तरीके से जो है प्रोटीन्स जो है वो वर्क करते हैं, प्लस डीएनए स्ट्रक्चर का भी यहाँ अभ्यास होता है। डीएनए स्ट्रक्चर, और इससे पता लगाया जा सकता है कि जो नया विषाणु है या उसका जो वेरिएंट है, उसका आकार क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या कहता है, इत्यादि चीज़ें जो है वो यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से डीएनए विज्ञान के साथ जुड़ा एक वैज्ञानिक मुद्दा है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है आज के महामारी के युग में। महामारी के अलावा भी जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो एक बहुत ही अहम पहलू है, जिसके ऊपर आज पूरा विश्व काम कर रहा है। इनफैक्ट भारत भी जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, अपना सहयोग दे रहा है। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण है।
काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर ह्यूमंस में यह जीनोम सीक्वेंसिंग हो तो उसके जो है फ़ायदों की सूची है, जो एक अलग विषय है, यहाँ उसकी चर्चा करना मुझे लगता है कि जो है हमें मुद्दे से भटका देगा। तो इसलिए यहाँ हम लोग ह्यूमन जीनोमिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, मात्र और मात्र इस जीनोम सीक्वेंसिंग से कैसे नए म्यूटेंट्स को, नए वेरिएंट्स को ट्रैक किया जाए, रोका जाए, उसके बारे में हमें यहाँ मात्र और मात्र चर्चा करनी है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आज इस मुद्दे में इतना ही, क्योंकि संक्षिप्त मुद्दा था, मात्र और मात्र तथ्यात्मक माहितियाँ थी, चेतावनी पूर्ण था, अन्य कोई चीज़ें में सीखनी नहीं थी, मगर जो नया वेरिएंट है जो कि बाजार में आया है उसके बारे में देखना था, कैसे घातक है वो देखना था। और आज की महामारी में हमारे पास क्या संसाधन है कि कल की या जो है पिछले कल की महामारी में हमारे पास नहीं थे, तो वो भी हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख व उसके संशोधन व विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।